Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College, कोटा। आज हम ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स के अंतर्गत थायोईथर्स एंड सल्फोनिक एसिड के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि थायोईथर्स क्या होते हैं। इनको हम डाई एल्किल सल्फाइड के नाम से भी जानते हैं। थायोईथर्स का नामकरण या नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करते हैं ये हम देखेंगे। सर्वप्रथम ये सूत्र है CH3SCH3, इसका कॉमन नेम क्या है? डाई मैथिल सल्फाइड। IUPAC नेम क्या होगा? मैथिल, ये है थायो का तो थायोमैथेन। C2H5S, इसका कॉमन नेम है डाई एथिल सल्फाइड, इसका IUPAC नाम होगा एथिल थायोएथेन। इसी प्रकार से यहाँ हम देखें, इधर की तरफ मैथिल और इधर की तरफ प्रोपिल, तो इसकी सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो कॉमन नेम क्या है इसका? मैथिल एंड प्रोपिल सल्फाइड। लेकिन इसका IUPAC नाम क्या होगा? 1 नंबर पे है तो 1 मैथिल थायोप्रोपेन। इसी प्रकार से इसका IUPAC नेम होगा, नंबरिंग करें तो 1 2 3, तो 2 मैथिल थायोप्रोपेन। और इसका कॉमन नेम क्या है? मैथिल आइसोप्रोपिल सल्फाइड। इस प्रकार से हम थायोईथर्स का नामकरण करते हैं। अब हम इसकी देखेंगे बनाने की विधियां क्या क्या हैं। सर्वप्रथम देखेंगे पोटेशियम सल्फाइड से किस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। जब हम पोटेशियम सल्फाइड को एल्किल हैलाइड अथवा पोटेशियम एल्किल सल्फेट के साथ गर्म करते हैं तो डाई एल्किल सल्फाइड बनते हैं। जैसे C2H5 एथिल ब्रोमाइड को जब हम पोटेशियम सल्फाइड से गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? थायोईथर। इसी प्रकार से ये है एथिल पोटेशियम सल्फेट, इसको पोटेशियम सल्फाइड के साथ गर्म करने पर डाईमेथिल सल्फाइड बनता है। सेकंड मेथड है इसका ईथर से। जब हम ईथरों को पोटेशियम पेंटासल्फाइड P2S5 के साथ गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन सल्फर के द्वारा प्रतिस्थापित की जा सकती है। यहाँ हम देखिए, ये है डाई एथिल ईथर, इसको किसके साथ गर्म कर रहे हैं? P2S5 फास्फोरस पेंटासल्फाइड। क्या प्राप्त हो रहा है हमें? ये वाला ऑक्सीजन किसके द्वारा रिप्लेस हो रहा है इसमें? सल्फर एटम के द्वारा, और हमें प्राप्त होता है डाई एथिल सल्फाइड। थर्ड मेथड है इसका सोडियम मरकेप्टाइड से। सोडियम मरकेप्टाइडों को जब एल्किल हैलाइडों के साथ गर्म करते हैं तो डाई एल्किल सल्फाइड प्राप्त होते हैं। यह विधि ईथर विलियमसन संश्लेषण के समान ही है। यह है सोडियम, जो लवण है इसका सोडियम मरकेप्टाइड, इसको किसके साथ गर्म करें? एल्किल हैलाइड। यहाँ है एथिल ब्रोमाइड, तो हमें क्या प्राप्त होता है? थायोईथर। फोर्थ मेथड है इसका थायोल से। एल्यूमिना एवं जिंक सल्फाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 390 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम थायोल वाष्प को प्रवाहित करते हैं तो हमें थायोईथर प्राप्त होते हैं। एथेन थायोल, इसको किसके ऊपर प्रवाहित करते हैं? Al2O3 एल्यूमिना एवं जिंक सल्फाइड के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें प्राप्त होता है डाई एथिल सल्फाइड। एल्कीनों से पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब एल्कीनों पर थायोल की योगात्मक क्रिया करवाई जाती है तो थायोईथर प्राप्त होते हैं। यह योग एंड मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है। जैसे यहाँ देखिए, हम प्रोपीन है, ये है एथेन थायोल, जब इसके साथ गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एथिल प्रोपिल सल्फाइड हमें प्राप्त होता है। यह क्रिया मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। 6 मेथड है इसका धात्विक मरकेप्टाइडों से। जब हम धात्विक मरकेप्टाइडों को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? थायोईथर। तो इस प्रकार से हम विभिन्न मेथड्स के द्वारा थायोईथर को प्राप्त कर सकते हैं। गुणधर्म या प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है प्रॉपर्टीज इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये रंगहीन अरुचिकर गंध वाले तैलीय द्रव होते हैं। ये जल में अविलय होते हैं, लेकिन एल्कोहल है, ईथर आदि कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। इनके क्वथनांक तदनुरूपी ईथरों की तुलना में क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ईथरों की भांति ये दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करते हैं और 100% H2SO4 में घुलकर ये सल्फोनियम लवण R2SH+ आयन और
HSO4 माइनस बनाते हैं। ये ईथर के समरूप हैं, किंतु ईथरों की तुलना में क्या होते हैं, ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। सेकंड है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्षारीय प्रकृति या बेसिक नेचर। थायो ईथर लुईस क्षारक है और एल्किल हैलाइडों के साथ ये तृतीयक एमिनो की भांति संयोग करके ट्राई एल्किल सल्फोनियम लवण बनाते हैं। जैसे थायो ईथर, इसको एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, ट्राई एल्किल सल्फोनियम लवण। इनके स्थायित्व का कारण क्या है, सल्फर परमाणु के पास उपलब्ध डी कक्षक इसके अतिरिक्त एल्किल समूह से आसानी से जुड़ा रहता है। जब हम इसे नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ ये लवण हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो आयनिक प्रकृति होने के कारण प्रबल क्षारक होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं, वह गर्म करने पर विघटित होकर एल्कीन बनाते हैं। यह है ट्राई एल्किल सल्फोनियम लवण को जब हम किसके साथ गर्म कर रहे हैं, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O या सिल्वर हाइड्रोक्साइड, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये इसके अंदर घुल जाते हैं और लास्ट में क्या प्राप्त होती है इससे, एल्कीन। यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अर्थात बायोमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है। सबसे पहले OH माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा और ये वाला यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O, तो ये एल्किन बन गई और इस प्रकार से थायो ईथर से अलग हो जाती है एल्किन। क्षारीय प्रकृति के कारण ये 100% H2SO4 में घुलकर क्या बनाते हैं, सल्फोनियम लवण। थायो ईथर को जब हम सांद्र H2SO4 में गर्म घोलते हैं तो इस प्रकार से घुलकर सल्फोनियम लवण बनाते हैं। ये धात्विक लवणों के साथ भी उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। जब हम थायो ईथर को मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो ये निम्न प्रकार से योगात्पाद बनाता है। अब सेकंड हम देखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण कराने पर पहले ये सल्फोक्साइड फिर सल्फोन बनाते हैं। थायो ईथर है, जब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो पहले क्या प्राप्त होगा, डाई एथिल सल्फोक्साइड, फिर और इसका ऑक्सीकरण करवाएं तो ये क्या प्राप्त हो रहा है हमें, डाई एथिल सल्फोन। उत्पाद क्या बनेगा, ये किसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, ऑक्सीकारक की प्रकृति पर। अतः यदि हम कम ताप पर सोडियम मेटा पर आयोडाइडेट या पर आयोडिक अम्ल अथवा एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की यदि कम मात्रा लेकर ऑक्सीकरण करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है, डाईमेथिल सल्फोक्साइड। डाईमेथिल सल्फाइड है, इसका ऑक्सीकरण किसके साथ करवा रहे हैं, H2O2 या सोडियम मेटा पर आयोडेट या पर आयोडिक अम्ल के साथ क्या प्राप्त होता है, डाईमेथिल सल्फोक्साइड। डाईमेथिल सल्फोक्साइड जिसको हम DMSO के नाम से भी जानते हैं, यह एक अच्छा विलायक होता है जो कि ध्रुवीय व अध्रुवीय दोनों प्रकार के पदार्थों के लिए उत्तम विलायक होता है। यदि ऑक्सीकरण KMnO4 अथवा H2O2 की अधिक मात्रा अथवा नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाए जाए तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, सल्फोन। ये है डाईमेथिल सल्फाइड, इसका जब हम ऑक्सीकरण करवा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, KMnO4, H2O2 की अधिक मात्रा या HNO3 के साथ, तो क्या प्राप्त होता है हमें, डाई एथिल सल्फोन। यह अभिक्रिया ईथर में नहीं पाई जाती। इसका कारण क्या है, सल्फर परमाणु की संरचना। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3s2 3px2 3py1 3pz1, जिसमें कि रिक्त क्या उनसे कक्षक होते हैं, 3d, जबकि ऑक्सीजन में 3d कक्षक नहीं होते हैं। अतः सामान्य परिस्थितियों में ये द्विसंयोजी तत्व है क्योंकि इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, किंतु आवश्यकता पड़ने पर ये 3px स्क्वायर व 3s2 इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाते हैं, 3d कक्षकों में। अतः सल्फोक्साइड व सल्फोन बनता है। डाईएथिल सल्फोक्साइड में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 एवं ऑक्सीजन परमाणु के साथ यह πdp बंध बनाता है। सल्फोन में भी यह sp3 संकीर्ण अवस्था में रहता है और दोनों ऑक्सीजन परमाणु के साथ 2 πdp बंध बनते हैं। जैसे हम यहाँ देखें डाईएथिल सल्फोक्साइड, तो यहाँ 1 πdp बंध बना है, जबकि सल्फोन में हम देखें तो यहाँ 2 πdp बंध बनते हैं। इस कारण से ये स्थायी होते हैं। अब हम देखेंगे योगात्मक अभिक्रियाएं। थायो ईथर हैलोजन एवं कुछ भारी धातु लवणों से क्रिया करके योगात्पाद बनाते हैं।
थायोईथर जब हम इसको किसी के साथ गर्म करें, ब्रोमीन के साथ, तो क्या प्राप्त होता है हमें? डाई एथिल सल्फाइड डाई ब्रोमाइड। इसी प्रकार से प्लेटिनम क्लोराइड के साथ गर्म करने पर निम्न प्रकार से योगात्मक बनता है। अब जल अपघटन अभिक्रिया। जब डाई एथिल सल्फाइड को जल अपघटन करवाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल। विसल्फोरीकरण अभिक्रिया। जब डाई एथिल सल्फाइड को राने निकल के साथ विसल्फोरीकृत करवाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है हमें? एथेन। नेक्स्ट हम देखेंगे सल्फोनिक एसिड। क्या होता है सल्फोनिक एसिड? इसमें बेंजीन वलय का एक हाइड्रोजन परमाणु सल्फोनिक समूह SO3H के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और हमें प्राप्त होता है सल्फोनिक अम्ल। इन्हें सल्फ्यूरिल अम्ल का व्युत्पन्न भी माना जा सकता है, जिसमें कि एक OH समूह के स्थान पर एरोमेटिक समूह जुड़ा हुआ हो। यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसके अंदर OH किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है? एरोमेटिक समूह के द्वारा। इस कारण से इसको सल्फ्यूरिक अम्ल का भी व्युत्पन्न माना जाता है। विरचन की विधियाँ। फर्स्ट मेथड है इसका सीधा सल्फोनीकरण। किसी एरोमेटिक वलय के एक हाइड्रोजन परमाणु के सल्फोनिक अम्ल द्वारा विस्थापन की क्रिया को कहते हैं सल्फोनीकरण। अधिकांश एरोमेटिक सल्फोनिक अम्लों के संश्लेषित करने के लिए एरोमेटिक यौगिकों का सीधा सल्फोनीकरण किया जाता है। सल्फोनी कारकों के रूप में हम लेते हैं सांद्र H2SO4 और सैधुम H2SO4 अथवा क्लोरोसल्फोनिक अम्ल को। एक वलय में कितने सल्फोनिक समूह प्रवेशित होंगे यह अभिक्रिया के ताप पर, अम्ल की सांद्रता एवं उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है जिसका कि सल्फोनीकरण करना हो। यदि एरोमेटिक वलय में सक्रियत करने वाले समूह जैसे कि मैथिल है, NH2 है, OH है आदि उपस्थित हों तो वे आसानी से क्या हो जाते हैं? सल्फोनीकृत। जबकि निष्क्रियत करने वाले समूह जैसे कि NO2 है, एसिडिक समूह है आदि से सल्फोनीकरण की क्रिया मंद गति से करते हैं। सैधुम H2SO4 या ओलियम के साथ एरोमेटिक यौगिक में एक से अधिक सल्फोनिक समूह प्रवेशित होते हैं तथा सल्फोनिक समूह के निष्क्रियत करने वाले प्रभाव तथा इसके मेटा निर्देशकारी प्रभाव के कारण एक वलय में अधिकतम 3 सल्फोनिक समूह को प्रवेशित कराया जा सकता है। सामान्यतः अभिक्रिया अधिक ताप पर पैरा व्युत्पन्न बनने को प्रेरित करता है, जबकि कम ताप पर ऑर्थो व्युत्पन्न अधिक बनते हैं। सल्फोनीकरण में कभी कभी उत्प्रेरक का भी उपयोग किया जाता है। सामान्यतः आने वाले उत्प्रेरक है आयोडीन, मरकरी लवण, सिल्वर अथवा वेनेडियम। अब यदि हम बेंजीन का सल्फोनीकरण सांद्र H2SO4 के साथ करें तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है, जबकि सैधुम H2SO4 के साथ करने पर बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड बनता है। बेंजीन है सांद्र H2SO4 98%, तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। लेकिन हम सैधुम H2SO4 लें तो क्या प्राप्त होता है हमें? मेटा बेंजीन डाइसल्फोनिक अम्ल। यदि सैधुम H2SO4 के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करवाई जाए बेंजीन की तो हमें प्राप्त होता है 1,3 बेंजीन डाइसल्फोनिक अम्ल। और यदि हम फ्यूमिंग H2SO4 के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन की क्रिया करें तो हमें प्राप्त होता है 1,3,5 बेंजीन ट्राइसल्फोनिक अम्ल। सल्फोनीकरण की क्रियाविधि। सबसे पहले सैधुम H2SO4 अथवा ओलियम H2S2O7 से क्या मुक्त होती है? SO3। और सांद्र H2SO4 से निम्न प्रकार से हम SO3 मुक्त करते हैं। H2S2O7 ओलियम, इससे क्या प्राप्त होता है? H2SO4 और SO3। फिर H2SO4 से भी प्राप्त होता है H3O+, SO3 और HSO4-। अतः सल्फोनीकरण की क्रिया में SO3 अणु एक इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करता है, जिसकी संरचना निम्न प्रकार की अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर होती है। सल्फर है, इसमें 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और एक डबल बॉन्ड O है। नेक्स्ट में ये इस प्रकार से चेंज होगा और 3 अनुनादी संरचनाएं मिलती है। ये इसका क्या है? अनुनादी संकर, जिसपे कि सल्फर पे आंशिक रूप से धनावेश और ऑक्सीजन पे क्या आता है? आंशिक रूप से ऋणावेश। इस कारण से यह इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि सल्फर कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन न्यून, और जबकि एरोमेटिक वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच। तो बेंजीन है, इसमें बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा
और सल्फर ट्राइऑक्साइड इस पे अर्थात इलेक्ट्रोफाइल्स पे अटैक करता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, SO3 जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। नेक्स्ट में ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ प्लस चार्ज, और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ बन जाएगा। इस प्रकार से इसमें क्या मिलता है हमें, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इन अभिक्रियाओं की एक विशेषता यह है कि ये अभिक्रियाएं कैसी हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं, अर्थात जिस गति से एरोमेटिक यौगिकों का सल्फोनीकरण होता है लगभग उसी गति से एरोमेटिक सल्फोनिक अम्लों का क्या हो जाता है, विसल्फोनीकरण। अतः सल्फोनीकरण क्रिया में यदि बने हुए जल को वाष्पीकृत करके निकाला जाए तो सामान्यतः साम्यावस्था को दाईं ओर खिसकाया जा सकता है और हमें इच्छित उत्पाद की प्राप्ति हो सकती है। वैसे इस अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता का लाभ तो यूं भी उठाया जा सकता है कि किसी यौगिक में सल्फोनिक समूह प्रवेश करके उसके निर्देशकारी स्थान पर किसी अन्य प्रतिस्थापित को लाकर उस यौगिक का विसल्फोनीकरण करवा दिया जाए। जैसे कि हम टालुइन की जब H2SO4 से क्रिया कराएं तो इसके पैरा पोजीशन पे ये SO3H जुड़ जाएगा। फिर इसका क्या कराया जाए, क्लोरीनेशन, तो यहाँ इसकी मेटा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन। फिर इसका जब हम स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे तो ये SO3 यहाँ से निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, ऑर्थोक्लोरोटालुइन। एरोमेटिक यौगिकों का सल्फोनीकरण क्लोरोसल्फोनिक अम्ल के द्वारा कराया जा सकता है, बल्कि इस स्थिति में एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल शुद्ध अवस्था में प्राप्त होते हैं, क्योंकि अभिक्रिया के पश्चात सह उत्पाद के रूप में केवल HCl बनता है जो गैसीय अवस्था में होने के कारण निकल जाता है। जैसे यहाँ बेंजीन है, इसकी जब हम क्लोरोसल्फोनिक अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो इस प्रकार से हमें सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। किंतु इस अभिक्रिया में एक सावधानी हमें यह रखनी पड़ती है कि क्लोरोसल्फोनिक अम्ल की अधिक मात्रा में न लें, अन्यथा सल्फोनिल क्लोराइड उत्पाद बन जाएगा। यद्यपि जल अपघटन कराने के पश्चात वह सल्फोनिक अम्ल को मुक्त कर देता है। जब अधिक मात्रा लेंगे तो ArSO2Cl बनेगा, जो कि जल के साथ क्रिया करने पर जल अपघटित होकर वापस से सल्फोनिक अम्ल को मुक्त कर देता है। अब इसकी हम देखेंगे सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ क्रिया। निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में यदि किसी एरोमेटिक यौगिक की क्रिया सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ करवाई जाए तो एरोमेटिक सल्फोनिल क्लोराइड बनते हैं, जो कि जल अपघटित होकर एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल बनाते हैं। अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की भांति ही संपन्न होती है। बेंजीन लें, यहाँ जब हम सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में क्रिया करवाएं निर्जलीय, तो हमें क्या प्राप्त होता है, सल्फोनिक एरोमेटिक सल्फोनिल क्लोराइड। फिर इसका जल अपघटन कराएं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फोनिक अम्ल में। अब है थायोफिनोल के ऑक्सीकरण द्वारा। जब थायोफिनोल का ऑक्सीकरण क्षारीय केमनोफिर के साथ करवाते हैं तो एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट मेथड है सक्रिय हैलोजन व्युत्पन्नों के प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा। यदि सक्रिय हैलोजन व्युत्पन्न वाले यौगिकों की सोडियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो हैलोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है और एरोमेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण बनते हैं, जिनकी HCl से क्रिया करवा के मुक्त अम्ल प्राप्त कर लिए जाते हैं। यह है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। जब हम इसकी Na2SO3 के साथ क्रिया करवाते हैं तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा और हमें सोडियम लवण प्राप्त होगा। फिर इसकी जब हम HCl से क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये NaCl यहाँ से निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, पैरा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। थैंक यू।